नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारी चल रही है, जिसमें अध्याय नंबर 9 आ चुका है। और अध्याय नंबर 9 की बात करें तो नए साम्राज्य और राज्य की हम आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ क्वेश्चन हमने डेली बनाते हैं, जिसमें हम पूरे जो है नए साम्राज्य और राज्यों की बात करेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, अन्य जैसे शासक चालुक्यों के बारे में और अन्य जितने भी शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। इसी के साथ आप CTET एग्ज़ाम की और रीट लेवल सेकंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT बुक पढ़नी ही पड़ेगी। और सामाजिक अध्ययन SST के लिए स्पेशल हमने कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो नवीनतम संस्करण चल रहा है उसकी टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध करवा रखी है मात्र 100 रुपये में। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे संपर्क करके आप पूछ सकते हो। तो आपको बेसिक तैयार करना है तो NCERT पढ़नी पड़ेगी। और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको NCERT टेस्ट सीरीज जरूर लेनी ही लेनी है। अगर आप ये लोगे तो अच्छे तरीके से आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। GK में आप कहीं रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी आपकी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, यानी बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। पुस्तक को पढ़ें, पुस्तक के बाद में ये टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से करें। ठीक है, प्रताप क्लासेस पर मिल जाएगा। देखिए, हमने कक्षा 6 की भूगोल, जिसमें हमने लेसन वाइज फोल्डर बनाए हुए हैं, जैसे सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश, पूरे टेस्ट यानी 20-20 क्वेश्चन है सारों में प्रत्येक लेसन में। फिर इतिहास की हमारा अतीत फर्स्ट हमने लगभग कंप्लीट कर दी है, अपलोड तो हमने कर दिए, वीडियो 2 रहे हैं मेरे यूट्यूब पर करवा दूंगा। उसके बाद मैं पॉलिटिकल स्टार्ट करने वाला हूं। पॉलिटिकल 1-2 दिनों में कंप्लीट करके फिर कक्षा 7 की हम बात करेंगे, यानी इसी प्रकार कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी की बात करें तो चालुक्यों की पहली राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। क्या थी? ऐहोल जो है चालुक्यों की राजधानी थी। आप देख सकते हो, ये है दक्षिण भारत के अंदर चालुक्य शासक। ठीक है, इसकी राजधानी ऐहोल थी। आपको याद रखना है, मैप में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं मुख्य तथ्य की। चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी, याद रखना। एक तो धीरे धीरे फिर ये धार्मिक केंद्र बन गई, उसके बाद कई मंदिर बने यहाँ पे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, तो कृष्णा और तुंगभद्र ये दक्षिण राजस्थान की नदियां, तो वहां पे इनका शासक था और इनकी राजधानी पहले थी ऐहोल। यह क्षेत्र रायचूर दो आब कहलाता था। क्या कहलाता था? रायचूर दो आब कहलाता था। पुलकेशियन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। अब याद रखना है, पुलकेशियन द्वितीय शासक था चालुक्यों का, प्रथम प्रतापी शासक था और इसने जो है अपनी राजधानी बादामी स्थानित की थी। बादामी को वातापी के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखना है, इसी बादामी को किस रूप में जाना जाता है? वातापी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब वे अपने साथ एक नए धर्म को ही ले आए थे। तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करें तो इसमें 1, 2, 3 बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। बात करें, देखिए, पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई थी, जो 100 सालों के दौरान उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः वे इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। इसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ नए धर्म को भी ले आए थे। ठीक है, याद रखना आपको, 1400 वर्ष पूर्व जो है इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी और इसको 100 सालों के दौरान उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में ये फैल गया था। तो इतना आपको याद रखना है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 3 की। कालिदास बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं हम। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है।
कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृतक बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। बिल्कुल ये कथन गलत होगा। पहला तो सही है कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के बारे में चित्रण प्रसिद्ध था। फिर कहता है कि कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता, इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मण कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। संस्कृत में ही अपने जो है पाठ पूजा किया करते थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते, यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए जबकि अन्य लोग महिलाओं को क्या होगा जाए प्राकृतक बोलते हुए दिखाया गया है। क्या है? प्राकृतक भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। तो 2 नंबर बिल्कुल कथन गलत हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें, देखिए कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतक बोलते दिखाया गया है। ठीक है, फिर बात करें प्रश्न नंबर 4 की, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, पहले तो याद रखना ये है क्या? नाटक है। एक क्या है? ये नाटक है। ठीक है, याद रखना है किसका है? कालिदास का। किसका है? कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और बार बार पूछा जाता है। फिर आपसे पूछ ले बाण भट्ट द्वारा कौन सी रचित है? हर्ष चरित्र। आपसे पूछ ले कि हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में रहता था। फिर बात करें, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की है, एक प्रेम कहानी है। इसमें याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके ऊपर है? तो दुष्यंत नामक राजा है, यानी कौन सा राजा है? दुष्यंत नामक राजा है और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है इसके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? किसके बारे में? दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं में। देखिए, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। उर की बात करें तो ग्राम सभा कहते थे। नगरम की बात करें तो शिल्पकारों का संगठन। तो नगरम की बात करें तो ये शिल्पकारों का संगठन नहीं था, ये था व्यापारों का संगठन। किसका? व्यापार का संगठन। याद रखना आपको, नगरम की जो थी विशेषता वो थी व्यापार का संगठन, न कि शिल्पकारों का। ठीक है, तो इसमें बात करें हम तो इसमें केवल क्या हो जाएंगे? तो केवल 1 व 2 सही हो जाएंगे। नगरम मैंने आपको बताया शिल्पकार न होकर व्यापार थी, व्यापार का संगठन था। मुख्य तथ्य की हम बात करें, देखिए पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। किस अभिलेखों में? पल्लव जो शासक थे, ठीक है, उनके अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण, जो भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ठीक है, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि के काम करती थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। यानी जहां पे भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पे क्या थे? उर नामक एक, उसे कहते हैं ग्राम सभा होने की एक बात कही गई है। नगरम देखिए व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। याद रखना है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक का काम करती थी। ठीक है, करती रही है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पूर्व मध्यकालीन सामंतों के बारे में देखिए, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। बिल्कुल सही है, सामंत का काम था। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बिल्कुल सही है। जहां शासक दुर्लभ होते ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। ठीक है, जहां शासक दुर्बल होते ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो इसकी बात करें तो तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3 कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। ठीक है, सामंतों का काम ये था।
फिर देखिए प्रश्न नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हम बात करें तो देखिए हम बात करेंगे अब राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में, कुछ व्यक्तियों की भूमिका थी, उनका बोलबाला था। पहले देखें हम नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी कौन होता था? मुख्य बैंकर, यानी नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर यानी शहर का व्यापारी, हम कह सकते हैं शहर का व्यापारी, शहर का व्यापारी, मुख्य बैंकर भी कहते थे इसको, शहर का व्यापारी कहते थे, ठीक है। उसके बाद में सार्थवाह। क्या है? सार्थवाह। सार्थवाह का काम था व्यापारी काफिले का नेता होता था। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारी काफिले का नेता होता था। फिर आता है प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। क्या होता था ये? मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलिक के रूप में। कायस्थ। कायस्थ की बात करें तो ये थे लिपिक के प्रधान। क्या थे? लिपिक के प्रधान, ठीक है। ये कुछ लोग थे जिनका नाम इस प्रकार है। नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर यानी शहर का व्यापारी होता था। सार्थवाह होता था व्यापारी काफिले का नेता। प्रथम कुलिक की बात करें तो ये होता था मुख्य शिल्पकार, और कायस्थ की बात करें तो लिपिक के प्रधान। तो सीटेट रीट के अंदर सीधा का सीधा इसी प्रकार के, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें तो सीधा का सीधा आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको अच्छे तरीके से पढ़ने इनको। इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। क्या हो जाएंगे? 3 1 4 2। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सार्थवाह की बात करें व्यापारियों के काफिला का नेता होता था, ठीक है। ये आ गया श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी। उसके बाद प्रथम कुलिक की बात करें तो मुख्य शिल्पकार, तथा कायस्थ की बात करें तो ये लिपिक के प्रधान जैसे लोग होते थे। इन सभी का दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में स्थानीय प्रशासन में बहुत बोलबाला रहता था, ठीक है। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्थवाह व्यापारियों के काफिलों का नेता। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार। कायस्थ की बात करें तो लिपिक के प्रधान, ठीक है। फिर बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे, बिल्कुल सही है। अनुवांशिक मतलब हम आगे बात करेंगे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होती थी, बिल्कुल गलत है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। याद रखना इसको, ये पॉइंट सीधा का सीधा पूछा जाएगा कि प्रशासनिक की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? गांव होती थी, न कि नगर। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। 1 व 3 2 यानी कथन सही हो जाएंगे। देखते हैं तो 1 व 3 कथन हो जाएगा सही। देखिए दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक बन गए तथा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक बने। क्या बने? महादंड नायक बने। साथ ही उसे कुमारामात्य भी बनाया गया। क्या बनाया गया? कुमारमात्य भी बनाया गया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। ये देखो, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, न कि नगर। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन महादंड नायक और कुमारामात्य होने के साथ साथ संधि विग्रह भी थे, ठीक है। तो याद रखना है ये 2 कार्य करते थे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। देखिए, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते थे, बिल्कुल सही है ये। पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कर लेना कि पल्लवों और चालुक्यों को अंतिम रूप में किसने समाप्त कर दिया था? तो चोलों और राष्ट्रकूट वंश ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। मुख्य तथ्य की बात करें, पल्लवों को चोल वंश ने परास्त कर उनके साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला दिया। चालुक्यों यानी बादामी जो राजधानी स्थापित की थी, अनंत राष्ट्रकूटों ने परास्त कर दिया था, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति की बात करें तो निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे पुलकेशिन प्रथम के। किसके? पुलकेशिन प्रथम, जो चालुक्य शासक था। कौन सा था? याद रखना है आपको, चालुक्य शासक था। एक क्या था? चालुक्य शासक था, ठीक है। और
इसने इसके किसका रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय प्रथम का, और ये चालुक्य शासक था। मुख्य तथ्य की बात करें तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था, याद रखना है। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रवि कीर्ति का संबंध आपसे पूछा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय से था, और ये पुलकेशिन द्वितीय किसका शासक था? चालुक्य का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 11, हरिसेन, मैंने पहले बताया था निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? हरिसेन। हरिसेन की बात करें तो ये किसका शासक था? ये था समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का, वीणा बजाते हुए। ठीक है, समुद्रगुप्त का याद रखना है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने एक रचना लिखी थी हर्षचरित्र। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 12, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम की बात करें तो निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? देखिए यहाँ पे कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? किसकी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, याद रखना है। ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, याद रखना है। ये देखिए सारे मैप में देखें तो इसने कहा कि आंतरिक राज्य कौन से है? जहाँ पे बैंगनी रंग है, यानी बैंगनी रंग कौन कौन से? ये आ जाएगा, ये सारा क्या है? आंतरिक राज्य आ जाएंगे। फिर बाहरी राज्य, ठीक है, बाहरी राज्य मतलब कौन सा हो जाएगा रंग? जो नीला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे के सारे ये बाहरी राज्य, ये वल्लभी हो गया, ये सारे के सारे। फिर आर्यव्रत, आर्यव्रत कौन से थे? आर्यव्रत थे हरे रंग के, जो भी ये था, ये है आर्यव्रत क्षेत्र, याद रखना है। पाटलिपुत्र है, नालंदा है, प्रयाग है, कन्नौज है, ये किस प्रकार के? आर्यव्रत के। फिर आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, जो आपको लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? गुप्त वंश के जीते हुए नगर है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेकर ये पूरे तटीय क्षेत्र के पास पास जो है ना, ये सारे के सारे गुप्त वंश के द्वारा जीते हुए नगर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बाकी जो ये नगर हैं सारे के सारे जो आपको देख रहे हैं, ऐहोल है, अजंता है, उज्जैन है, भरूच है, वल्लभी है, सातवाहन शासक आया था। तो सबसे ज़्यादा जैसे शासक देखें तो सबसे ताकतवर शासक दक्षिण राज्य के ही शासक थे, जैसे चालुक्य हैं, पल्लव है, ये सारे के सारे। मदुरई आ गए, ये देखो यहाँ पे नगर है। चोल है, चोल शासक भी आया था। अरिक मेंडुस्तान यहाँ पे है, महाबलीपुरम। तो सारे के सारे जो है हम कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख नगर और राज्य थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे प्रश्न की। तो कांचीपुरम किसकी थी? पल्लवों की राजधानी थी, याद रखना है। मैप में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर बात करें, देखिए पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है, कावेरी नदी तक। फिर आपसे पूछ ले, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश करने को किसने रोका था? यानी नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का तो हम थोड़ी सी हर्ष की बात करें तो हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। वह अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। कहाँ के? आपको याद रखना है। एक तो हर्ष कहाँ के शासक बने थे? थानेसर के शासक बने थे। कहाँ के? थानेसर के। आपसे पूछा जाए कि थानेसर का शासक कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष बना था। उसके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उसका जो बहनोई था वो कन्नौज का शासक था। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। यानी उसका जो बहनोई था उसको किसने मार दिया? बंगाल के शासकों ने मार दिया। फिर वो कन्नौज किसके हाथ में आ गया? ये कन्नौज किसके हाथ में आ गया? हर्ष के हाथ में आ गया। ठीक है, किसके हाथ में आ गया? हर्ष के हाथ में अधीन कर लिया और बंगाल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिर हम बात करें मगध, बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में सफलता मिली। मगध को जीत लिया और बंगाल को। उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़े, यानी दक्कन यानी दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने, किसने? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। तो अब याद रखना है, तो रोकने की कोशिश किसने की थी? पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य शासक था, उन्होंने क्या है? इन्हें रोक दिया था। तो याद रखना आपको इस प्रकार के फैक्ट किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं, ये आपको प्रताप क्लासेस पर ही मिलेगा। देखिए, मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया था। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? देखिए, हर्ष के काल में भारत आया था और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ह्वेन सोंग,
क्या था, हुएन सोंग जो है हर्ष के काल में आया था, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए चीनी तीर्थयात्री हुएन सोंग यानी जिसे कहते हैं स्वेन तसांग हर्ष के काल में भारत आया। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है, ठीक है। अपने जो भी कुछ लिखा है उसने। प्रश्न नंबर 15 देखिए, बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। पहले भी मैंने बताया कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, जिसने हर्ष चरित्र लिखी थी, बाण भट्ट। तो ये थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, ठीक है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र लिखी, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। याद रखना आपको, एक याद रखना, हर्ष चरित्र बाण भट्ट की पुस्तक थी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। कालिदास जिन्होंने जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा था, ये किसके दरबार में थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे। याद रखना, आर्यभट्ट और कालिदास दोनों। फिर देखिए 17 नंबर प्रश्न, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। शक विजेता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी, तो ये था, एक तो चंद्रगुप्त प्रथम को थी और समुद्रगुप्त, दोनों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। याद रखना, दोनों ने 1 व 2 कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 1 व 2 कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में ही मिलता है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी, जो लिच्छवी गण की पुत्री थी। याद रखना है, गण की क्षेत्र की थी कुमार देवी। समुद्रगुप्त की माँ का नाम था कुमार देवी। याद रखना है, कुमार देवी। फिर बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न, हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक में ये कथन दिए हुए हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का छपने ही वाले हैं। देखिए समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बिल्कुल कथन सही है। उसने दक्षिणापथ के सभी, तो इसमें हम बात करें तो दक्षिणापथ के 12 जो शासक थे उनको हराकर, और वो शासक थे उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या समर्पित कर दिया, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने फिर से उन्हें शासन करने के लिए अनुमति दे दी थी, न कि अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। बिल्कुल सही है। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था, ठीक है। तो अपनी जैसे बाहरी राज्यों की बात करें तो बाह्य इलाके के शासक जिन्हें कुषाण और शक वंश के थे, ठीक है। कुषाण और किसके, शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के भी शासक थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से करवाया था। ये थोड़ा सा याद रखना कि उसने दक्षिण पंथ के सभी 12 शासकों को हराया तो था, उनको हराकर वो भी समुद्रगुप्त के सामने समर्पण हो गए, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या कर दिया, उनका जो शासन था वो उनको वापस लौटा दिया था, न कि अपने आप में मिला लिया था। तो इसका आंसर हम बात करें तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। तो इसने पूछा सही नहीं है, तो 2 नंबर सही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्योंकि दक्षिणापंथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। पहले मैंने गण और संघ के बारे में चर्चा कर रखी है। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे, देखिए आप जब शुरुआत से लोगोगे तो ही इन चीज़ों का पता चलेगा। आप बीच में से स्टार्ट कर दोगे कोई आपको पता नहीं चलेगा। ये जो शब्द है ना, प्रत्येक लेसन से जुड़े हैं, प्रत्येक बुक से जुड़े हैं। कक्षा 7 में इनका हमें फिर जिक्र करना पड़ेगा, कक्षा 8 में जिक्र करना पड़ेगा, तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक ये सारे शब्द चलेंगे। तो बेसिक आपको तैयार करना है, कक्षा 6 से स्टार्ट कर दीजिए और मेरे साथ चलते रहिए।
ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्यों से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके समतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। ठीक है, फिर 20 नंबर प्रश्न देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के दरबार में सूचना प्रदान करता है। यानी अशोक का एक स्तंभ अभिलेख बना हुआ है जिसकी पंक्तियां कुछ खाली रह गई थी, वहां पे इस बात करें किसका, समुद्रगुप्त की भी कुछ पंक्तियां वहां पे लिखी गई है। इस प्रकार लिखा हुआ है, तो नीचे यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में भी इस जो इलाहाबाद का अशोक का स्तंभ है वहां पे कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। ठीक है, तो याद रखना है किसकी, समुद्रगुप्त की, और ये मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इससे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन है। इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। किस प्रकार की गई है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था, वह वीणा भी बजाता था। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ मैं बात करूं तो संपूर्ण विज्ञान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस पर मिल जाएगी। ऑल एग्ज़ाम 2023 के लिए आपको इंडिया और वर्ल्ड का करंट चाहिए तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जो विद्यार्थी सूचना सहायक की तैयारी करें जूनियर अकाउंटेंट की, इसमें मंथली टेस्ट सीरीज और PDF मिल जाएगी मात्र 50 रुपये में। NCERT बुक्स कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जो विद्यार्थी CTET एग्जाम की और रीट लेवल 2 की आगामी तैयारी करें और या UPSC की तैयारी करें हैं तो आप मात्र 100 रुपये में ले सकते हैं। सूचना सहायक के लिए तो बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें आपको तीनों कॉम्बो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएगी और 50 रुपये मात्र। प्रीवियस क्वेश्चन की भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी यहाँ पे, और राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे उपलब्ध है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली क्लास को देखें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लें NCERT की, तभी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल के अध्याय नंबर 10 के साथ में। तब तक के लिए अच्छे तरीके से 10 को पढ़िए, फिर हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।